प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। हम लेके आए हैं प्रतिभा क्लासेस बीकानेर की तरफ से कक्षा 10 की विज्ञान। इसमें आपको जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो करवाए जाएंगे। तो परीक्षा जो विज्ञान में जो क्वेश्चन आएंगे और किस लेसन में किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, जैसे किसी में वस्तुनिष्ठ आ गया, किसी में दीर्घ लघुत्मक आ गया, किसी में कोई बड़ा क्वेश्चन है, कुछ छोटा क्वेश्चन है। तो लेसन नंबर 1 में जो क्वेश्चन आएंगे वो करवाए जाएंगे आपको। तो लेसन नंबर 1 हमारा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो लेसन नंबर 1 में ये जो लेसन नंबर 1 है वो है अंक बार 5 का, और 5 का है इसमें प्रश्न आएंगे आपके 3। एक तो आएगा वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ में क्या होता है, जैसे आपको एक प्रश्न दे दिया जाएगा और उसमें है 4 ऑप्शन देंगे और 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन आपको चुनना है। अति लघुत्मक इसमें एक छोटा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको एक लाइन में उत्तर देना होता है या 1.5 लाइन में उत्तर देना होता है, और अगला क्वेश्चन आएगा वो आएगा दीर्घात्मक। तो 3 क्वेश्चन आएंगे और नंबर कितने गए, 5 नंबर गए। तो अगर आप विज्ञान के विद्यार्थी है कक्षा 10 के, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें और जिससे आपकी तैयारी है वो अच्छी तरीके से हो जाए। जो क्वेश्चन करवाए जाएंगे वो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, और मैं वादा करता हूं कि जो क्वेश्चन आपको यहाँ करवाए जाएंगे वही परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को लगातार देखते रहे और जो क्वेश्चन करवाए उनको ध्यान से एक बार देख ले। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि। यानी जो रासायनिक समीकरण होती है उसको संतुलित करते हैं तो कौन सी विधि से करती है, हीट एवं ट्रायल विधि से। जो रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित करने की विधि हमारी कौन सी है, हीट एवं ट्रायल विधि है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि। कौन सी विधि होगी, हीट एवं ट्रायल विधि होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जैसे कोई समीकरण दे दी जाएगी, जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है मैग्नीशियम ऑक्सीजन और अभिक्रिया करके बना रहा है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसमें पूछा है मैग्नीशियम दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। यानी इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, दहन हो रहा है। दहन हो रहा है तो हमें पूछा है कि ये जो अभिक्रिया वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें हम देखते हैं मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो ऑक्साइड बना रहे हैं तो ये अभिक्रिया किस प्रकार की होगी, जो मैग्नीशियम का दहन हो रहा है वो होगी संयोजन अभिक्रिया। अब आपको पता होना चाहिए संयोजन अभिक्रिया किससे कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक क्रिया करके एक ही उत्पाद बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। तो यहाँ इस क्वेश्चन में आपके संयोजन अभिक्रिया भी कंप्लीट होगी और उदाहरण भी कंप्लीट हो गया और मैग्नीशियम दहन का भी, यानी एक क्वेश्चन से आपके कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो देखते हैं हमें जैसे इसमें किसका दहन हो रहा है, मैग्नीशियम का दहन हो रहा है, और किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। और संयोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण भी इसमें साथ में आ गया, जैसे ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो इस क्वेश्चन में कौन सी होगी, संयोजन अभिक्रिया भी आपकी क्या होगी, कंप्लीट होगी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ होता है जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी जिस पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अब यहाँ देखो नाम है रासायनिक परिवर्तन, तो हमें पता होना चाहिए रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं और भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन यानी जिसमें अगर किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में और उसमें एक नया पदार्थ बन रहा है, रासायनिक एवं भौतिक दोनों गुणों में परिवर्तन हो रहे हैं, नया पदार्थ बन रहा है, उसे कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन जिसमें मतलब पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है, केवल किन में परिवर्तन होता है, भौतिक गुणों में होता है, और भौतिक गुणों में होता है और उसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नया पदार्थ बनता है। जैसे इसका हमें उदाहरण दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है ये किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है। तो देखिए उदाहरण, यानी जिसमें अगर मोमबत्ती का दहन करते हैं तो नया पदार्थ बनता है, तो अगर जिसमें नया पदार्थ बनेगा उसे कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। जैसे मोमबत्ती का पिघलना, अगर मोमबत्ती को पिघला देते हैं, वापस पिघलाने के बाद में वापस उसको मोमबत्ती बना सकते हैं, तो वो परिवर्तन कौन सा हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया। जिसमें नया पदार्थ बनेगा उसे तो कहेंगे रासायनिक परिवर्तन, और जिसमें नया पदार्थ नहीं बनेगा उसे कहेंगे भौतिक परिवर्तन। तो देखिए भौतिक परिवर्तन के उदाहरण, जैसे कागज का फाड़ना, ये कौन सा हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया। जैसे कागज का जलना, ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। जैसे सेब को काटना,
सेव को काटना तो है भौतिक परिवर्तन, और जैसे सेव का भूरा होना, और सेव का भूरा होना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में प्रयुक्त गैस, यानी जो प्रकाश संश्लेषण है उस अभिक्रिया में प्रयुक्त गैस, कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयुक्त होती है। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा, एक अभिक्रिया दे दी जाएगी आपको, तो इसमें दे रखा है आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्या बना रहा है? आयरन बना रहा है Fe, और ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? मतलब हमें एक अभिक्रिया दे दी जाती है और उसको पूछ लिया जाता है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। जैसे इसमें मतलब हमें आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम दे रखा है, ये दोनों क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है और आयरन है अलग हो रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? विस्थापन अभिक्रिया होगी। विस्थापन अभिक्रिया, अब आपको पता होना चाहिए विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? मतलब जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व है कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, तो उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। कौन कौन से हो रहे हैं? एक तो ये मतलब किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो हमें पता चल गया ये अभिक्रिया किस प्रकार की है? विस्थापन अभिक्रिया। एक अभी पता चल गया विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किससे कहते हैं? जब किसी अधिक अभिक्रियाशील तत्व है कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और विस्थापन अभिक्रिया का आपको उदाहरण पूछे तो ये उदाहरण भी आप लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन, हमें समीकरण दे रखी है, जैसे पीपी होता है लेड या सीसा। पीपी यानी लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन, इससे अभिक्रिया करके लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इस अभिक्रिया में किसका अपचयन हुआ है? उपचयन हो रहा है। अब देखना, एक तो होता है अपचयन और एक होता है उपचयन। तो अपचयन किसे कहते हैं और उपचयन किसे कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए अपचयन और उपचयन। अपचयन कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की, जिस पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसे कहते हैं अपचयन। उपचयन जिस पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या होगी? वृद्धि होगी और हाइड्रोजन की क्या होगी? कमी होगी, उसे कहेंगे उपचयन। तो आप इसको सीधा याद रख सकते हैं, अपचयन में ऑक्सीजन घटेगी और उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ेगी। तो इस अभिक्रिया में हम देखते हैं, मतलब पहले देखो अभिक्रिया में लेड ऑक्साइड, इसमें मतलब ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और कार्बन के साथ नहीं है। फिर आगे अभिक्रिया होने के बाद में लेड से क्या निकल जाती है? ऑक्सीजन। निकलने के कारण मतलब पीपी का क्या हो गया? अपचयन हो गया। यानी जिसमें अगर निकलेगी ऑक्सीजन उसका तो होगा अपचयन। और जुड़ किसके साथ रही है? कार्बन के साथ। कार्बन के साथ जुड़ रही है और क्या बना रही है? CO2 बना रही है, तो उसका क्या हो गया? उपचयन हो गया। और इसको कहते हैं अपचेत या उपचेत। तो हमें पता है कि किसका अपचेत और किसका उपचयन हो रहा है। तो अपचयन यानी अपचेत हो रही है लेड सीसा, और उपचयन कौन हो रहा है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उपचयन हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर मुक्त गैस, यानी दानेदार जस्ते जिंक के साथ अगर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया करवाई जाती है तो कौन सी गैस है? मुक्त होती है। तो कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस है मुक्त होती है। तो इसमें देखो आगे, अगर दानेदार जस्ता जिंक की अगर हम अभिक्रिया करवाए किसके साथ कराए? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, यानी H2SO4। और H2SO4 को क्या कहते हैं? अम्लों का राजा भी कहते हैं। तो हमें ध्यान होना चाहिए, अम्लों का राजा किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को। किसको कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को। तो इसकी अभिक्रिया अगर दानेदार जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाई जाती है तो इसमें क्या बनता है? जिंक सल्फेट बनता है। और क्या निकलती है? H2 गैस निकलती है, यानी हाइड्रोजन क्या गैस निकलती है। तो अगला क्वेश्चन देखो, कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? अगला क्वेश्चन हमारा है कोयले की दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें हमें पता है कोयले का दहन मतलब कार्बन का दहन। कार्बन का दहन वो किस प्रकार की अभिक्रिया? अगर कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है, कार्बन का दहन किया जाता है, तो ये अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? तो अगर कार्बन का ऑक्सीजन के साथ दहन किया जाता है तो क्या प्राप्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कार्बन का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं या दहन करवाते हैं तो क्या प्राप्त होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होते हैं। तो हमें पूछा है कोयले का दहन, यानी ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन। तो आपको पहले ही बता दिया संयोजन अभिक्रिया जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक क्रिया करके एक ही उत्पाद बनाएंगे उसे क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो इसमें कार्बन प्लस ऑक्सीजन 2 अभिकारक हो गए और क्रिया करके उत्पाद बना रहे हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हुई? ये संयोजन अभिक्रिया हुई। अगला क्वेश्चन देखो हमारा कंकाली समीकरण। तो क्वेश्चन पूछते हैं कंकाली समीकरण किसे कहते हैं? तो देखो कंकाली समीकरण किसे कहते हैं? जब अभिकारकों
वह उत्पादों को रासायनिक सूत्र के रूप में लिखकर रासायनिक समीकरण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कंकाली समीकरण कहते हैं। दोबारा देखना, जब अभिकारकों व उत्पादों को रासायनिक सूत्र में लिखकर रासायनिक समीकरण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कंकाली समीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा संयोजन, यानी जो संयोजन अभिक्रिया है उसके उदाहरण है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। तो आपको पता है कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? क्या है? बिना बुझा हुआ चूना। जो बिना बुझा हुआ चूना, उसका सूत्र क्या है? कैल्शियम है ऑक्साइड है। इसमें आपको क्या करते हैं, वो अगर यहाँ आपको पूछ लिया जाता है कि कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें? बुझा हुआ चूना, कैल्शियम है हाइड्रोक्साइड है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड इसमें जल के साथ मिलाए तो क्या प्राप्त हुआ हमें? कैल्शियम है हाइड्रोक्साइड। और ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो गई? संयोजन अभिक्रिया हो गई। तो अगला देखो, अगर हाइड्रोजन के जल के साथ, यानी जल का निर्माण किस प्रकार से होता है? अगर दो अणु हाइड्रोजन के और दो अणु ऑक्सीजन के अगर लेते हैं तो किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है, H2O। अगला क्वेश्चन देखो, संगमरमर का रासायनिक सूत्र। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। तो देखना, कैल्शियम है कार्बोनेट, ये देखो CaCO3 कैल्शियम है कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन देखो, वियोजन अभिक्रिया। अब देखना, एक यहाँ क्वेश्चन महत्वपूर्ण बढ़ता है, जो दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन है उसमें बढ़ता है। इसमें यह पूछा जाता है कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत है क्यों होती है? या इस प्रकार से पूछ लिया जाता है, संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया से किस प्रकार भिन्न है? या पूछ लिया जाता है, वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया से किस प्रकार से अलग है? तो हमें देखना है, देखो वियोजन अभिक्रिया पहले हमें पता होना चाहिए वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया कहते हैं जब एक ही अभिकारक क्रिया करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। और संयोजन अभिक्रिया इसका उल्टा हो गया। संयोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा है? दो या दो से अधिक अभिकारक क्रिया करके एक उत्पाद बना रहे हैं उसमें। और वियोजन में क्या हो रहा है? दो या दो से जब एक ही अभिकारक क्रिया करके दो या दो से अधिक क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। संयोजन में तो क्या हो रहा है? दो या दो से अधिक अभिकारक क्रिया करके एक ही उत्पाद बना रहा है। और इसमें क्या हो रहा है? इसमें एक ही अभिकारक क्रिया करके दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहा है। तो इसमें देखो ये अभिक्रिया हो गई, जैसे आयरन सल्फेट क्रिया करके आयरन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड बना रहा है। तो देखो आयरन ऑक्साइड ये क्रिया की, तो आयरन सल्फेट क्रिया करके आयरन ऑक्साइड और बना क्या रहा है? सल्फर डाई और सल्फर ट्राई ऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड। एक आगे अभिक्रिया और है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को ताप पर गर्म किया जाता है तो इसमें से क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी अगर कैल्शियम ऑक्साइड को हम ताप गर्म करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस है कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। तो देखना CaCO3 अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? CaO प्लस CO2, यानी कैल्शियम कार्बोनेट अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। अगले समीकरण सिल्वर क्लोराइड AgCl। सिल्वर क्लोराइड अभिक्रिया करके, अगर सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो सिल्वर और क्लोरीन प्राप्त होता है। तो अगले समीकरण होगी सिल्वर ब्रोमाइड। अगर सिल्वर ब्रोमाइड को अभिक्रिया करवाते हैं ताप पर तो प्राप्त होता है सिल्वर और ब्रोमाइड। इसको ये कहते हैं श्याम श्वेत फोटोग्राफी। तो आपको पूछ लिया जाता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी कौन सी अभिक्रिया है? यहाँ श्याम श्वेत फोटोग्राफी की समीकरण लिखिए AgBr सिल्वर ब्रोमाइड और अभिक्रिया के क्या बनेगी? सिल्वर और ब्रोमाइड। तो ये किस प्रकार की सारी अभिक्रिया होगी? वियोजन अभिक्रिया होगी। तो अगला देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा द्विविस्थापन। अब पहले पता होना चाहिए हमें द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक जो अभिकारक या उत्पाद होते हैं उसके आयनों में आदान प्रदान, जब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों के आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो सूत्र ये देख लेना, समीकरण सोडियम सल्फेट Na2SO4 सोडियम सल्फेट और अभिक्रिया किसे कर रहा है? बेरियम क्लोराइड BaCl2 और बना क्या रहा है? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना रहा है। तो ये देखना सोडियम सल्फेट अभिक्रिया की किसके साथ? बेरियम क्लोराइड के साथ। और क्या प्राप्त हुआ हमें? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ये जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है इसको कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अगर अब आपको पूछ लिया जाता है कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं तो आपको बताना है ऐसी
ऐसी द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप प्राप्त होता है उसे क्या कहेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। अगर इसका उदाहरण पूछे तो आपके सामने ये रहा उदाहरण है। तो एक क्वेश्चन से आपके कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं? 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। तो ये देखना द्विविस्थापन और अवक्षेपण दोनों अभिक्रिया एक होती है। नहीं ऐसी द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप प्राप्त होगा उसको क्या कहेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है रेडॉक्स अभिक्रिया। अगर अब देखना आपको पता होना चाहिए रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब अपचयन एवं उपचयन यानी अपचयन एवं उपचयन दोनों की अभिक्रिया साथ साथ होगी उसे कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी अगर अपचयन उपचयन अलग अलग होता है तो उसको बोल देंगे इसमें अपचयन हो रहा है इसमें उपचयन हो रहा है। अगर दोनों साथ हो रहे हैं एक ही क्रिया यानी एक ही समीकरण में उपचयन हो रहे हैं और किसका हो रहा है? उपचयन और अपचयन दोनों हो रहे हैं उसे कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे इसमें देखो कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर रहा है और बना क्या रहा है? कॉपर प्लस है जल बना रहा है। तो हमें समीकरण दे दी जाती है या तो इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि इसमें समीकरण में किसका अपचयन हो रहा है किसका उपचयन हो रहा है। तो देखो इसमें अभी आपको पहले बताइए उपचयन और अपचयन किसे कहते हैं? तो उपचयन किसे कहेंगे? जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा। और अपचयन किसे कहेंगे? जिसमें ऑक्सीजन की कमी होगी। अपचयन तो कहेंगे जिसमें ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की क्या होगी? कमी। और अपचयन किसे कहेंगे? जिसमें ऑक्सीजन की कमी एवं हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। तो इस अभिक्रिया में देखो कॉपर ऑक्साइड प्लस क्या किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? हाइड्रोजन के साथ। बना क्या रहा है? कॉपर प्लस है जल। तो हमें देखने पे पता चल रहा है कॉपर ऑक्साइड से क्या निकल रही है? ऑक्सीजन निकल रहा है। अगर कॉपर ऑक्साइड में किसकी कमी हो रही है? ऑक्सीजन की। तो ये इसमें कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया? अपचयन हो गया। अब आगे देखो इसमें हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ रहा है? जल जुड़ रहा है। हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ऑक्सीजन जुड़ के क्या बना रहा है? जल बना रहा है। तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो क्या बना लिया? जल। तो हाइड्रोजन का क्या हो गया? उपचयन। यानी जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा उसे कहेंगे उपचयन और जिसके साथ ऑक्सीजन की कमी होगी उसे कहेंगे अपचयन। तो इसमें एक ही समीकरण से हमें 3 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कौन सा? एक तो हो गया रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका उदाहरण से समझाइए तो हमें रेडॉक्स अभिक्रिया बता सकते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसे अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ हो उसे कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। और जिसमें यानी अपचयन भी हो रहा हो और उपचयन भी हो रहा हो उसे कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसमें देखो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? अपचयन। और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? उपचयन। क्यों हो रहा है? क्योंकि कॉपर ऑक्साइड में अपचयन में ऑक्सीजन क्या हो रहा है? निकल रहा है। तो क्या हो गया? अपचयन। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुड़ रही है। तो इसका क्या हो गया? उपचयन हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है संसारण। यानी संसारण किसे कहते हैं? जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है। यानी जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता, जल आदि के संपर्क में आती है तो ये क्या हो जाती है? संसारित हो जाती है। यानी उस पर क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। जैसे देखे तो लोहे पर जंग, यानी लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत का आना, तांबे पर हरी परत का आना। यानी लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत आना और तांबे पर हरी परत आना। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? संसारण की है। यानी इसमें क्या हो रहा है? संसारण हो रहा है। जैसे हमें पूछ लिया जाता है जंग का सूत्र है, तो जंग का सूत्र होता है Fe2O3। ठीक है, याद रखना आप। तो जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये क्या हो रही है? संसारित हो जाती है। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत आना, तांबे पर हरी परत आना। अगला क्वेश्चन है हमारा विकृत गंधिता किसे कहते हैं? प्रश्न पूछ लिया जाता है कि विकृत गंधिता किसे कहते हैं? वसा युक्त या तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखा रहने से उपचयित होकर क्या हो जाती है? विकृत गंधी हो जाती है। यानी अगर कोई तेलीय युक्त सामग्री है उसको हम लंबे समय तक रखते हैं तो उसका क्या हो जाता है? उपचयित हो जाती है। और उपचयित होकर क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, यानी विकृत गंधी हो जाती है। जैसे मतलब चिप्स की थैलियां, जो चिप्स आती है उसमें मतलब जो तेलीय पदार्थ होते हैं चिप्स में भी वो क्या हो जाती है? खराब। लेकिन उसको उपचयित होने से बचाने के लिए जो चिप्स की थैली आती है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अगला है हमारा, अगर हमें समीकरण दे दिया जाता है उसमें पूछ लिया जाता है कि बताइए निम्न पदार्थों की पहचान भी कीजिए और किस पदार्थ में इस अभिक्रिया में कौन से पदार्थ उपचयित हो रहे हैं कि हमें क्या करनी होती है? पहचान करनी होती है। तो देखो समीकरण पहले होगी, पहली है सोडियम
ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, सोडियम ऑक्साइड। तो हमें इसमें पूछ लिया कि किसका इस अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयित हो रहा है, तो हमने देखा कि सोडियम किसके साथ क्रिया करी, ऑक्सीजन के साथ। अगर सोडियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, सोडियम ऑक्साइड बनाता है। तो सोडियम उपचयित होकर क्या बना रहे हैं, सोडियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो किसका उपचयित हो गया, सोडियम का हो गया। अगली अभिक्रिया देखो, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ क्रिया करी तो क्या बना ली, कॉपर प्लस जल। तो इसमें किसका अपचयन और उपचयित हो रहा है, तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ये तो हो गया उपचयित, और कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहे हैं तो ये क्या हो गया, अपचयित हो गया। तो दोबारा एक बार देखना, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर हमने ये किया कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि कौन सी थी, हमारी हीट एंड ट्रायल विधि। और अगला क्वेश्चन हमने किया मैग्नीशियम ऑक्साइड जो दहन है वो किस प्रकार की अभिक्रिया थी, हमारी संयोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन हमने किया किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ जिनमें रासायनिक प्रतुलता है उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा था प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में प्रयुक्त गैस कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगली जो क्वेश्चन था उसमें हमारे थी एक समीकरण, और समीकरण में पूछ लिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो हमने देखा इसमें किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है, विस्थापन अभिक्रिया है। तो क्यों हो रही है विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, यानी जो तत्व था हमारा एल्यूमिनियम वो आयरन से अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, इस कारण ये आयरन को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, इसलिए ये क्या होगी, विस्थापन होगी, अभिक्रिया होगी। अगला हमने क्वेश्चन देखा कि किस में अपचयन हो रहा है, उपचयन हो रहा है। तो आपको पता चल गया अपचयन हो रहा है उपचयन का, यानी जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी यानी ऑक्सीजन जुड़ेगा उसे कहेंगे उपचयन, और जिसमें ऑक्सीजन की कमी होगी उसे कहेंगे अपचयन। तो ये हो गया उपचयन और अपचयन। अगला हमारा था कि दानेदार जस्ते पर तनुसल्फिनिक अम्ल जब डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। उससे अगला क्वेश्चन था कंकाली समीकरण, यानी कंकाली समीकरण किसे कहते हैं, उससे अगला संयोजन है। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन हमने हल किए। तो देखना एक बार दोबारा, एक ये सूत्र संघनन का रासायनिक सूत्र कौन सा था, CaCO3। तो इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चन एक बार रिपीट कर लेना, आप कॉपी पेन अपने पास में रखना, प्रत्येक क्वेश्चन को एक बार नोट कर लेना। ये एक बोर्ड से कम आपको परीक्षा में 2-3 क्वेश्चन पक्के देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमने एक इसमें वस्तुनिष्ठ आएगा वो भी क्वेश्चन हल कर लिया, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपके नहीं बनेगा। लेसन नंबर 1 में जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं में से बनते हैं। अति लघुत्तरात्मक वो भी क्वेश्चन देख लिया, जो अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन आएगा वो भी इसमें से बनेगा, और दीर्घ उत्तरात्मक वो भी इसमें बनेगा। जैसे किस प्रकार क्वेश्चन बनेंगे, जैसे मतलब हमें पूछ लिया संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको उदाहरण से समझाइए, तो हमने देख लिया संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसका उदाहरण कौन सा है। और जैसे वियोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, और एक उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब अम्ल एवं क्षार क्रिया करके लवण में जल बनाते हैं उसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो लगभग सारी समीकरण देख ली। तो इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है इसमें से जो मोस्ट क्वेश्चन थे वो सभी हल कर लिए। धन्यवाद।